नीट को पोस्टपोन करना होता ना तो बहुत पहले कर देते हैं, इतना लेट क्यों करेंगे। तो यानी कि एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी तैयारी होती है, पूरे ऑल इंडिया एग्जाम लेना है, इतने सारे सेंटर्स बनाने हैं, सब कुछ मैनेज हो गया, तो वो डेट में बदलाव नहीं करें। तो 99.99% चांसेस है, ठीक है, कि टाइम पे होगा। अब कुछ अजूबा हो जाए तभी मानेंगे कि डेट एक्सटेंड करेगा ना, तो एक्सपेक्ट मत करो अब मान के चलिए कि एकदम टाइम पे होगा एग्जाम ना। और वही नहीं है सर, बच्चा, फंडा यूट्यूब तो पर आपका दिखा वही रहे है हैं ना। कि डेट एक्सटेंड होगी। अरे देखो वो सब हर साल चलता है, तुम पहली बार देख रहे हो, मैं पिछले 5-10 सालों से बता रहा हूँ, वो हर साल चलता है कि डेट एक्सटेंड कर दिया जाए, ये है वो है, वो हर साल चलता है, लेकिन कुछ होता है। इतने बड़े लेवल का 17-18 लाख बच्चे हैं, डेट एक्सटेंड होगा, सबने रिजर्वेशन करा लेंगे, अभी 10 दिनों में तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, 4-5 दिनों में ही एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। चलिए तो हम लोग अच्छा बच्चे, तुम लोग ऑडियो जो सुन रहे कुछ बेनिफिट कर रहा है या ऐसे ही चल रहा है, जो ऑडियो मैंने दिया कुछ अच्छा, उसमें एक दिन में 1 घंटे में बच्चा एक चैप्टर हो जा रहा है ना, तो एक बेनिफिट तो ये है कि 1 घंटे में एक चैप्टर का फुल रिवीजन, 4-5 क्वेश्चन आ गए। तो आप एक काम, आप बच्चा इकोलॉजी का आज मैं भेजूंगा, इकोलॉजी थोड़ी आसान है ना 12th के, तो बच्चा आप कोशिश करिएगा कि इकोलॉजी का आप ऑडियो लेक्चर को सुनिए ध्यान से, और एनसीईआरटी पर पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंटल इश्यूज के मैंने अच्छे से बनाए, क्योंकि तुम्हारे ये में आया नहीं है ना, 12th में आया नहीं है, तो मैंने इन्वायरमेंटल इशू जो इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर का ऑडियो बनाया है, आराम से एनसीईआरटी निकालिएगा, साथ साथ पढ़ते जाइएगा। हो सकता है बच्चा 2-3 घंटे टाइम लगे, लेकिन इससे आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, वो कवर हो जाएगा। समझ में आया? तो बच्चा आप ये एक्स्ट्रा काम कर लीजिएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है, और हम पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप, इकोलॉजी आसान सा होता है, केमिस्ट्री में भी तो पढ़ना था ना एनवायरमेंटल इश्यूज आपको, लास्ट में 11th का सबसे लास्ट चैप्टर था ना, तो उसी से मिलता जुलता चैप्टर है, पॉल्यूशन वगैरह पढ़ना है, आप बच्चे कर लीजिएगा, डाउट मुझसे पूछ लीजिएगा ना। तो ये आपका होमवर्क है HW, तो परसों आप आइएगा तो ये बच्चा कवर करके आइएगा, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो हर बार एक मैं ऑडियो लेक्चर का एक दे दूंगा आपको टास्क, होमवर्क दे दूंगा कि आप करके आइएगा, डाउट्स मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए तो चलिए सभी लोग मेरे में से आ गए ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते बच्चा, चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। देखिए अब दिक्कत है कि फोटोसिंथेसिस बच्चा है बड़ा चैप्टर, और टाइम थोड़े से कम होते हैं ना, तो थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊं, लेकिन एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ना। चलिए तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस में होगा क्या। देखिए सबसे पहले बच्चा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, सभी को मालूम है, प्लांट। देखिए ये बच्चा एक पॉट ले लिया, गमला ले लिया, इसमें बच्चा आपने प्लांट लगा दिया, ठीक है। अब फोटोस, ये रूट है, ये स्टेम, और ये बच्चा लीफ, सबको बता रखा ना लीफ ये। अब सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये बच्चा मिट्टी है, मिट्टी से क्या चाहिए, वाटर। तो सबसे पहले बच्चा चाहिए वाटर, कहां से आएगा बच्चा, सॉइल से, मिट्टी से, सबको मालूम है ना, ठीक है। ऐसा नहीं बच्चा बारिश हुआ, बारिश के पानी से फोटोसिंथेसिस, ऐसा नहीं है ना, मिट्टी में पानी है, वो रूट में जाएगा, रूट से लीफ में जाएंगे। और चलिए दूसरा CO2 चाहिए, CO2 कहां से आएगा बच्चा, इन्वायरमेंट से। कैसे जाएगा, सबको मालूम है ना कि आपके जो लीफ होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स का नाम स्टोमाटा, तो स्टोमाटा से कौन जाएगा बच्चा लोग, CO2। चलिए अब होगा क्या, बस एक लाइन बोलो फोटोसिंथेसिस में, एक लाइन केवल बोलता हूं। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में होना क्या है कि CO2 जो है बच्चा वो वाटर से जुड़ेगा, CO2 प्लस बच्चा वाटर, वाटर जुड़ गया ना, वाटर जुड़ गया बच्चा, वाटर टूटा और वाटर तोड़ करके बच्चा अपना हाइड्रोजन CO2 के अंदर डाल देगा, और बन गया बच्चा ग्लूकोज। हो गया, फोटोसिंथेसिस में क्या बनते हैं, ग्लूकोज ही तो बनता है ना, बन गया ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन तो थे ही, बस हमने एक्स्ट्रा किया बच्चा, वाटर से हाइड्रोजन तोड़ा और डाल दिया। सर वाटर की जो ऑक्सीजन थे वो बच्चा बाहर रिलीज हो गए, वो बच्चा बाहर रिलीज हो गया, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो गए, इन्वायरमेंट में रिलीज हो गए, यही ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, इसलिए बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। चलिए तो क्या क्या चीज चाहिए,
CO2 चाहिए, वाटर चाहिए। तो सर वाटर जोड़ेंगे कैसे? उसके लिए ताकत चाहिए। तो ताकत कौन है बच्चे लोग? सनलाइट। इसलिए हमें चाहिए बच्चा सनलाइट। तो सर सनलाइट हमारे ऊपर में भी डाल देंगे तो हम फोटोसिंथेसिस कर लेंगे क्या? सोचो, तुम्हारे ऊपर में बच्चे तुम पानी पी लो, वाटर हो गया, तुम्हारे अंदर में CO2 है बच्चा, रिस्पिरेशन से CO2 बनते हैं, तुम्हारे अंदर है। सर हम धूप में बैठ जाए, सनलाइट ले ले, तो क्या हम भी फोटोसिंथेसिस करेंगे? नहीं करो, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, पकड़ने के लिए हमारे पास पिगमेंट नहीं है। प्लांट के पास में बच्चा पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, जिससे वो सन की एनर्जी को पकड़ेगा और उसी के एनर्जी से वो CO2 में क्या जोड़ेगा? वाटर का हाइड्रोजन जोड़ देगा और ग्लूकोज बन जाएंगे। डन, समझ में आ गया? तो आपसे पूछा जाएगा, आप फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते? आपको सनलाइट दे देता हूं, धूप में खड़े हो जाओ, पानी पी लो, वाटर हो गया, CO2 ले लो, हो गया, तो क्यों नहीं कर रहे? तो बोलेगा सर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सनलाइट को पकड़ने वाला चीज हमारे अंदर में पिगमेंट, बच्चा हमारे अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है। तो सर प्लांट में ये क्लोरोफिल कहां कहां होते हैं? जहां भी बच्चा ग्रीन पार्ट है, प्लांट में भी जो भी पार्ट बच्चा ग्रीन है, उनके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके अंदर में क्लोरोफिल होगा, तो वो पार्ट बच्चा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना, प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है, तो लीफ केवल मत बोलिएगा, आप बोलिएगा ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर जो भी ग्रीन पार्ट है, सभी के पार्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि लीफ के अलावा कोई और पार्ट बता सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है? बताइए आप लोग, याद करो बच्चा। फ्लावर का जो पार्ट है बच्चा हरे रंग का, कैलिक्स, जिसके यूनिट को सेपल कहते हैं, हरे रंग का है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है। यंग स्टेम बच्चा, जब स्टेम यंग होते हैं ना, वो हरे रंग के होते हैं, वो भी क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होगा, वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके अलावा और बताइए, ठीक है, आपको कुछ मालूम है? ठीक है, इसके अलावा यंग फ्रूट बच्चा, अनराइपेंड फ्रूट, कच्चा फ्रूट, आम हरे रंग का है कच्चे में, क्यों हरे रंग का है? सोचा कभी? कभी आपने सोचा जो कच्चा फ्रूट है हरे रंग का है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। पकने के बाद कलर चेंज हो जाएगा, तब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो जो भी यंग फ्रूट होते हैं, अनराइपेंड होते हैं बच्चा, वो ग्रीन कलर के होते हैं, केले, सेब ना, देखा तो है आप लोगों ने। जो भी फ्रूट होता है बच्चा स्टार्टिंग में ग्रीन कलर के होते हैं और वो बच्चा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाद में पकने के बाद में वो कलरफुल हो जाते, क्योंकि उसे क्या करना है? क्यों कलर्ड बने सर? क्योंकि उसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, किसको? एनिमल्स को, जिससे कि सीड का डिस्पर्सल हो सके, फ्रूट का डिस्पर्सल हो जाए। फ्रूट अट्रैक्टिव नेचर का हो, तभी तो एनिमल्स खाने की कोशिश करेगा, खाएगा तो सीड को फेंकेगा, तभी तो नए प्लांट बनेंगे। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, क्या प्लांट में कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा? तो बोलिएगा जो भी पार्ट ग्रीन है, जो भी ग्रीन है सब करेंगे, केवल बच्चा लीफ नहीं, फ्लावर का पार्ट, कैलिक्स करेगा, यंग स्टेम करेगा, अनराइपेंड फ्रूट करेगा। डन। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते? आंसर बताओ। हम बच्चा सनलाइट के प्रेजेंस में खड़े हो जाए, पानी पी ले, CO2 ले ले, फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते? सर हमारे सन के अंदर एनर्जी को क्लोरोफिल पकड़ने के नहीं है, लिए पिगमेंट। क्लोरोफिल। हाँ, हमारे पास पिगमेंट नहीं। चलिए अब हम लोग देखें बच्चा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ये इक्वेशन जिसको समझ में आया, फोटोसिंथेसिस बच्चा लगभग क्लियर हो जाएगा। ध्यान सुनो, हमें बच्चा एक ग्लूकोज बनाना है, एक ग्लूकोज में रहे 6 कार्बन, तो हमें बच्चा एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि एक CO2 में एक कार्बन है, तो मुझे एक ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज में 6 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बचा? 6 मॉलिक्यूल। चलिए अब एक CO2 में हाइड्रोजन बचा डालना है, हाइड्रोजन डाल दो, हो गया ग्लूकोज। हमें चाहिए बच्चा हाइड्रोजन डोनर, जो हाइड्रोजन डाल दे और ग्लूकोज बन जाए। हमें बस ग्लूकोज ही तो बनाना है यार, C6H12O6, तो हमें 6 कार्बन तो मिल गए CO2 से। अब हाइड्रोजन डालना है, सर हाइड्रोजन कौन देगा? तो हाइड्रोजन डोनर यहाँ पर क्या है बच्चा? वाटर है। कौन है बच्चा लोग? वाटर है। तो यहाँ पर देखिए वाटर कितने, एक CO2 के लिए बच्चा 2 वाटर चाहिए, तो यहाँ पर 6 CO2 है, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 12। याद रहेगा आप लोगों को, एक CO2 को रिड्यूस होना है, हाइड्रोजन चाहिए, तो कितने वाटर बच्चा? 2। 6 CO2 है तो कितने वाटर बच्चे लोग? 12। डन, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखिए हुआ क्या क्या, समझिए ध्यान से।
तो सबसे पहले बच्चा लोग यहां से आया सनलाइट। तो सर सन के अंदर में जो रेज आते हैं सन से, उस सारे रेज में फोटोसिंथेसिस होता है क्या सर? सबसे पहले दिमाग में ये चलता है ना, सन से तो बहुत सारे रेज आते हैं, सभी में होगा? नहीं बच्चा, सन से जो रेज आते हैं उनका जो बच्चा वेवलेंथ है, हाँ वेवलेंथ लाइट, अब पढ़ते हो ना लैम्डा, जिनका लैम्डा बच्चा वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होगा। कितना बच्चे लोग? 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होगा, उसी रेंज में बच्चा फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इकोलॉजी में इसी को कहा गया बच्चा PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। वो रेडिएशन जिसपे फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कितना से कितना? 400 से 700। इसी को आप बच्चा विजिबल रेंज ऑफ लाइट भी कहते हो। हम इसी रेंज को तो देखते भी है ना। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा विजिबल रेंज, आप लोगों को मालूम है ना, फिजिक्स में पढ़ते भी हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। चलिए बायो पढ़ लीजिए, विजिबल रेंज कौन सा है? तो सर 400 से 700। यानी सर 400 से 700 मतलब कौन सा? वही बच्चे जो आप पढ़ के आते हो, वही तो आप पढ़ के आए होगे ना, वही विबग्योर वाला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। हाँ, तो इसी रेंज में बच्चा फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक है, चलिए क्यों सर इसी रेंज में क्यों होता है? इसके ऊपर रेंज 700 से ज्यादा में क्यों नहीं होता? 400 से कम में क्यों नहीं होता? चलिए बातें करते। क्योंकि उसी रेंज के लाइट जब प्लांट पे गिरेगी, इसी रेंज के लाइट को केवल प्लांट पकड़ सकता है। सर क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर में बच्चा है पिगमेंट, और पिगमेंट इसी रेंज के लाइट को केवल एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी पकड़ सकता है। इसके अलावा कोई रेज आ गया, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, बहुत सारे रेज पड़े, उसको प्लांट पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि पिगमेंट इसी रेंज के लाइट को केवल पकड़ते हैं। सर पिगमेंट में कौन कौन? आप सभी को मालूम है बच्चा, पिगमेंट यहाँ है 4 तरह। सबसे पहले है बच्चा क्लोरोफिल ए। कौन है बच्चा? क्लोरोफिल ए। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में CHL ए लिखा, टेंशन मत लीजिए। इसी तरह से होगा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। चलिए 2 हो गए। सर क्लोरोफिल सी भी होगा क्या? नहीं, CDE भी होते हैं, लेकिन वो बच्चा एल्गी में होते हैं। हम चैप्टर फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट पढ़ रहे हैं, और हायर प्लांट में ए के साथ क्या होगा? क्लोरोफिल ए के साथ बी होंगे। CDE होते हैं, लेकिन वो सब एल्गी में होते हैं, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में ना। और ग्रीन एल्गी में भी बच्चा क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी ही होता है, इसलिए ग्रीन एल्गी को एडवांस एल्गी कहते हैं, क्योंकि उनका पिगमेंट प्लांट से मैच करता है। चलिए अब इसके साथ साथ होंगे बच्चा कैरोटीन। आपके एनसीईआरटी इसी को लिखेंगे बच्चा कैरोटीनॉइड, टेंशन मत लीजिएगा। मैंने लिखा कैरोटीन, आपके एनसीईआरटी इसी को क्या लिखते हैं बच्चा? कैरोटीनॉइड्स। और एक होता है बच्चे लोग ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। डन। इन सारे पिगमेंट में जो मेन पिगमेंट है, जो बच्चा मेन पिगमेंट है, हाँ मतलब मान लीजिए जो मेन पिगमेंट है वो तो बच्चा क्लोरोफिल ए है। याद रखिएगा मेन पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ए। सर क्यों क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट क्यों है? चलिए, क्योंकि मैं सेकंड स्लाइड पे इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ए का बच्चा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है। क्लोरोफिल ए के अंदर में होते बच्चा कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, हाइड्रोजन 72, O5, N4, Mg। याद नहीं करना है बच्चा, एनसीईआरटी में नहीं फार्मूला, लेकिन इससे कई सारे क्वेश्चन बनते। क्या? क्लोरोफिल के सेंटर में बच्चा एक मेटल है, बाकी लोग मेटल नहीं है बच्चा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेटल नहीं। तो क्लोरोफिल के ए में बच्चा मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम। डन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल के अंदर में सेंटर में मेटल कौन सा है बताइए, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर 4 रिंग बनते हैं, हर रिंग में एक एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। क्या आपको 4 नाइट्रोजन दिखा? हाँ। इसके सेंटर में एक मेटल है, कौन सा? Mg, मैग्नीशियम है। डन बच्चा लोग। चलिए यहां बच्चा क्या क्लोरोफिल ए के अंदर में क्या बच्चा आयरन है? हाँ या ना में बताइए। क्या क्लोरोफिल ए के फार्मूला में कहीं आयरन दिखा? नहीं, आयरन नहीं है बच्चा, लेकिन आयरन जरूरी है क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए। आयरन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल बट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। जैसे एग्जाम कौन देगा? तुम दोगे।
क्या मैं एग्जाम दूंगा नीट का? तुम्हारे जगह मैं दूंगा? नहीं, मैं बच्चा बस तुम्हारे पास कराने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूं। मैं कैटलिस्ट का काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं। तो आयरन बच्चा क्लोरोफिल सिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये बच्चा मिनरल न्यूट्रिशन में आपको लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए मैग्नीशियम में बच्चा आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि मैग्नीशियम में कितने होते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन? तो आपने पढ़ा है 2 8 2। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो क्लोरोफिल ए पे ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोफिल ए पे, ठीक है, क्लोरोफिल ए में कौन है बोलिए? सेंटर में मेटल कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ पर 2 बच्चा फोटोन गिरेंगे, यानी लाइट के 2 फोटोन गिरे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, तो 2 फोटोन बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा निकल गए बाहर, एक्साइटेड स्टेज में आ गया। पहले ग्राउंड स्टेज में थे, अब बाहर निकल गए। और ये इलेक्ट्रॉन बच्चा लोग चला जाएगा एक साइकिल में, चेन में, जिसका नाम है ETS या ETC कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन को वापस से लौटा दिया जाएगा। ETS में गया और ETS ने वापस से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मुझे बताओ, जब एनर्जी आया सनलाइट का तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी या घटी? सर बढ़ गई, तभी तो एक्साइटेड स्टेज में गया। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो जब वो वापस से लौटेगा तो उस एनर्जी को कौन यूज करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसी एनर्जी को यूज करके वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ेंगे और ये बन जाएगा बच्चा ATP। क्या ये बात समझ में आई? समझ लीजिए, आपके पास बच्चा 0 रुपए, कितने रुपए बच्चा? 0 रुपए। आपको क्लोरोफिल ए, आपके पास 0 रुपए। मामा जी आए, आपको दिया 100 रुपए। क्या बच्चा एक्साइट हो गए? एक्साइट हो गए तो मार्केट चले गए, पैसा है बहुत सारा। जब एक्साइटेड फेज में गए बच्चा 100 रुपए, अब वापस से जब लौटोगे, घर लौटोगे ना सामने, वापस से लौट जाएंगे ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब आपके पास 100 रुपए हो गए, यानी आप एक्टिव स्टेज में आ गए, अब वापस से ग्राउंड स्टेज में जाओगे तो एनर्जी निकालोगे। इसी एनर्जी को ETS ने या ETC ने बच्चा यूज किया और क्या बना लिया? ATP। तो बताइए इस ATP बनाने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? सर सनलाइट। सन की एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, और जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज में चला गया, जब वो वापस लौटेगा तो क्या देगा बच्चा? ATP। तो इसी प्रोसेस को आपकी NCERT कहती है फोटो फॉस्फोराइलेशन। याद कीजिए, फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन यानी लाइट के हेल्प से ATP का बनना, इट इज अ फोटो फॉस्फोराइलेशन। डन। जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़िएगा बच्चा तो वहां पर लिखेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सर ये क्या है? वहां पास फूड के ऑक्सीडेशन से, खाना खाई, उसका ऑक्सीडेशन होगा, उस ऑक्सीडेशन से ATP बनेंगे, तो आपकी NCERT कहेगी बच्चा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये होगा बच्चा रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां चल रहा है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सनलाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इसी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकलेगा उसी की हेल्प से क्या बना लिया? ATP। तो ये बच्चा आपको बात समझ में आ गई। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया बच्चा कि लाइट आया और उसके हेल्प से क्या बन गया? ATP। ये कहानी आपको समझ में आ चुकी है। हाँ सर आगे ATP की बनने की कहानी क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए जो सनलाइट है वो क्या करेगा? जो सनलाइट है वो करेगा क्या? तो सनलाइट वाटर को बच्चा तोड़ेगा। ध्यान से सुनना, वाटर टूटेगी। तो सर वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कौन तोड़ेगा सर? तो NCERT बोलते हैं सर एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा, टेंशन मत। अब सनलाइट आया, वाटर पे गिरा, वाटर टूट गया, और टूटने के बाद में वाटर के अंदर जितने हाइड्रोजन थे, देखिए ध्यान से, कितने हाइड्रोजन थे? 12। ऑक्सीजन कितने बचा? 12 ऑक्सीजन है। ये सारे के सारे ऑक्सीजन, ये सारे के सारे ऑक्सीजन टूटने के बाद इन्वायरमेंट में बच्चा रिलीज हो। कितने ऑक्सीजन थे? 12 ऑक्सीजन एटम बच्चा यहाँ पर O2 के फॉर्म में बच्चा रिलीज हो गए। मैंने एरो ऊपर बनाया है क्योंकि ये इन्वायरमेंट में डायरेक्टली आ जाएगा। प्लांट से आप कहां गए बच्चा? इन्वायरमेंट में। और इसी को हम सांस के फॉर्म में ले रहे हैं। तो जो भी तुम सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, वो सभी कहां से आ रहे हैं? बचपन में पढ़ा फोटोसिंथेसिस।
फोटोस में कहां से आ रहे? वाटर के टूटने से। 12 वाटर टूटा, 12 ऑक्सीजन रिलीज हुए, यानी 12 ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल में कितना हो गया बच्चा? 6O2। 6O2 मतलब 12 ऑक्सीजन एटम तो लिख सकते हैं ना। तो वाटर के टूटने से सारे ऑक्सीजन एनवायरमेंट में आ गए। इसे कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना, और तोड़ने में हेल्प कौन कर रहा है बच्चा? ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। नाम भी लिखा है, ऑक्सीजन को इवॉल्व करने वाला कॉम्प्लेक्स। तो ओईसी ने वाटर को तोड़ा और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करा दिया। सर बच किया गया हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए बच्चा एक एजेंट आएगा। इस एजेंट का नाम है NADP+। क्या नाम है बच्चा? NADP+। ये एजेंट है जो हाइड्रोजन को पकड़ेगा। सर कितना वाटर टूटा? 12। तो ये एजेंट भी बच्चा 12 मॉलिक्यूल आएंगे, 12 NADP+ आएगा। वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को पकड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन को लिया और ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH और H+ में कन्वर्ट हो गए। यानी कि 12 वाटर टूटे और सभी हाइड्रोजन NADP ने पकड़ लिया और किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चा? NADPH और H+ में। डन? समझ में आया? सर ये कैसे बना मैं यहाँ पर क्लैरिटी दे रहा हूं कि बाद में आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ध्यान सुनिए, मैंने बोला यहाँ पर बच्चा NADP+ आया। जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चा तो वहां NAD+ बोलूंगा, वहां NADP+ नहीं होता। आया, हाइड्रोजन को पकड़ लिया। सर क्या बना? चलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कैसे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है बच्चा, तो क्या मैं इसे हाइड्रोजन एटम लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा। हाँ सर। एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होंगे। हाँ सर। यानी H2 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। H2 मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। अब यहां पर देखिए ध्यान से, NADP+ आया, इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक। तो NADP+ आएगा, सबसे पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, भरपाई कर लिया, तो बन गया बच्चा NADP। चलिए अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को बच्चा मैं हाइड्रोजन एटम कह सकता हूं। अब जोड़िए तो क्या बच्चा? NADPH हो गया। बचा क्या? H+ बच गए, तो मैं H+ में लिख दूं H+। इसलिए मैं जहां भी आएगा NADP आएगा, NADP बच्चा आया, हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो आपकी एनसीईआरटी डायरेक्टली लिख देगी NADPH+H+। क्या आप लोगों को कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? ठीक है, कैसे बना एकदम क्लियरिटी से मैंने बता दिया कि NADP आएगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? NADPH और H+। तो फोटोसिंथेसिस में 12 वाटर टूटे, 12 मॉलिक्यूल वाटर टूटा, तो 12 हाइड्रोजन तो निकल गए भाई, ये 12 हाइड्रोजन तो निकल गया। तो इसे पकड़ा किसने? 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP+ और पकड़ करके किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों लोग? NADPH में और H+ में। सर ऑक्सीजन, तो सारे ऑक्सीजन 12 जो ऑक्सीजन थे 6O2 के फॉर्म में कहां रिलीज हो गए? एनवायरमेंट में। क्या यहां तक सभी को समझ में आ चुका है? फटाफट बताइए, यहां तक बच्चा सभी को क्लियरिटी है? यस सर। यस सर। तो ये अभी बच्चा जो भी तुमने अभी पढ़ा इसे कहेंगे बच्चा लाइट रिएक्शन। क्योंकि आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो, जो रिएक्शन बच्चा लाइट के प्रेजेंस में हो, लाइट रिएक्शन कहलाएगा। तो हमने लाइट रिएक्शन में दो पार्ट्स पढ़ ली, रिवाइज करा दे रहा हूं। सनलाइट आया, पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया, उसे एटीपी बने, खत्म। सनलाइट ने वाटर को तोड़ा, ऑक्सीजन बाहर आ गए और हाइड्रोजन NADPH के फॉर्म में पिक कर लिया गया। ये पूरा प्रोसेस बच्चा लाइट रिएक्शन। सर लाइट रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो, सुबह 6 बजे सनलाइट आया तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा उसे लाइट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहां तो कोई गड़बड़ नहीं। सनलाइट आएगा, पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और उसी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एटीपी बन गया। सनलाइट आएगा, वाटर तोड़ेगा और वाटर के तोड़ने से क्या बन गया? ऑक्सीजन, और क्या बन गया बच्चा? हाइड्रोजन, खत्म, NADPH बन गया। अब हम पढ़ रहे बच्चा डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन।
सर डार्क रिएक्शन में क्या होता है? चलो एक लाइन में बता रहा हूं। डार्क रिएक्शन में ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डार्क रिएक्शन में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बच्चा लोग कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। सर कैसे? CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और साथ साथ बच्चा 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी रिलीज होगा। कितना वाटर रिलीज होगा? 6H2। याद रहेगा? तो डार्क रिएक्शन में CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्लस वाटर बन रहे। सर कैसे? क्योंकि यहां पास एक एंजाइम चाहिए इस CO2 से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो यहां पास बच्चा लोग हमें क्या करना है? हाइड्रोजन, देखिए ग्लूकोज में क्या क्या है? कार्बन तो ऑलरेडी है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, बच्चा क्या? हाइड्रोजन। यानी कि सर CO2 में मुझे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, रिडक्शन कर देंगे तो डार्क रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, तो CO2 में हाइड्रोजन जोड़िए, रिडक्शन कराइए, ग्लूकोज बनाइए, हो गया डार्क रिएक्शन। तो बस सर हाइड्रोजन जोड़ना है। हाँ, लेकिन जोड़ेगा कौन? इसके लिए हमें बच्चा एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम। बायोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ा होगा, मिनरल न्यूट्रिशन में भी आपको मिला होगा, जिसका नाम क्या है बच्चा? रुबिस्को। तो मुझे चाहिए मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, कौन सा? रुबिस्को। रुबिस्को बोलेगा मैं CO2 को पकड़ूंगा, हाइड्रोजन को से जोड़ूंगा और क्या बनाऊंगा बच्चा? ग्लूकोज। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए ताकत। क्या चाहिए भाई? पहला डिमांड क्या है रुबिस्को का? मुझे CO2 से ग्लूकोज बनाना है, डार्क रिएक्शन करना है। पहला डिमांड क्या बच्चा? ATP चाहिए, ATP दो तब काम होगा। तो हम ATP कहां से लाएंगे? अरे सर टेंशन मत लो, लाइट रिएक्शन में आपने ATP बनाया था ना सर, सनलाइट के हेल्प से जो ATP बनाया था, यही ATP बच्चा डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगा। तो जो ATP आपने लाइट रिएक्शन में बनाया, वही ATP डार्क रिएक्शन में यूज हो गया। बोले हाँ। अब रुबिस्को बोलेगा कि मैं ग्लूकोज बना दूंगा, उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए, लाओ हाइड्रोजन कहाँ है? तो बोले टेंशन मत लीजिए, वाटर को मैंने तोड़ा है, वाटर के हाइड्रोजन है हमारे पास। किस फॉर्म में? NADPH के फॉर्म में। वाटर टूटा था और वाटर टूट करके क्या दिया था? ऑक्सीजन निकल गए, बच गया हाइड्रोजन। NADPH ने उस हाइड्रोजन को पकड़ा, तो बोला ए 12 हाइड्रोजन NADPH, आप आइए यहाँ पास, NADPH आइए और NADPH अपना दीजिए रुबिस्को को, और रुबिस्को इस हाइड्रोजन को यूज करेगा NADPH को और किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चा? ग्लूकोज में। तो हो गया आपका डार्क रिएक्शन। डन। तो डार्क रिएक्शन में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एंजाइम, रुबिस्को। फ्री में काम नहीं करेगा, ताकत, ATP चाहिए, एनर्जी। दूसरा हाइड्रोजन, तो वो कौन देगा? NADPH हो गया और CO2 रिड्यूस हो गया। तो अब बताओ, लाइट रिएक्शन में वाटर टूट करके हाइड्रोजन निकाल दिया था, तो वहां हुआ था बच्चा ऑक्सीडेशन। वाटर से हाइड्रोजन हटे थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। और डार्क रिएक्शन में वो हाइड्रोजन जुड़ गया, रिडक्शन। यानी फोटोसिंथेसिस एक तरह का बच्चा रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या आपको ये बात समझ में आई? फटाफट बोलिए। क्या फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है? लाइट रिएक्शन में वाटर से हाइड्रोजन निकला, डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। दोनों को कंबाइन करो, क्या? रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। यानी फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है सभी को? चलिए अब मुझे बताइए कि यहां पास लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस? चलिए आप बताइएगा। लाइट रिएक्शन में लाइट जरूरी है। सेकेंड, लाइट रिएक्शन में ATP बनेगा। लाइट रिएक्शन में वाटर टूटेगा। लाइट रिएक्शन में वाटर टूट के ऑक्सीजन रिलीज करेगा। लाइट रिएक्शन में NADPH बनेंगे। लाइट रिएक्शन में पिगमेंट चाहिए, देख लीजिए। तो सर डार्क रिएक्शन में क्या होगा? अरे डार्क रिएक्शन में मेनली एंजाइम चाहिए, कौन? रुबिस्को। और CO2 से क्या बनने वाला है? ग्लूकोज। तो जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बना, उसका यूज कर लिया बच्चा डार्क रिएक्शन में। किसने यूज कर लिया? डार्क रिएक्शन में। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, फोटोसिंथेसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। क्या बच्चा लोग डिफरेंस कर लीजिएगा आप लोग? लाइट रिएक्शन
एंड डार्क रिएक्शन में सभी बच्चा 10 डिफरेंस याद कर लेगा। चलिए अब मैं बोल रहा हूं, देख लीजिए एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले लाइट आएगा, हाँ तो लाइट बच्चा डिपेंडेंट, लाइट आएगा तभी ये रिएक्शन होगा, लाइट डिपेंडेंट। लाइट आया, पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया, यानी यहां पिगमेंट चाहिए, पिगमेंट ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बना, एटीपी बने, प्रोसेस का नाम फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहां वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, वाटर टूटेगा तो क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन। वाटर जो टूटा उसके हाइड्रोजन पकड़ के क्या बन गए, NADPHNH+। ये हो गया बच्चा लाइट रिएक्शन। डन, सबको याद हो गया। सर डार्क रिएक्शन बताओ, ध्यान सुनिएगा अभी। डार्क रिएक्शन, डार्क लिखने का मतलब बच्चा, आधे बच्चे को लगता है अंधेरे में होने वाला रिएक्शन। डार्क कहने का मतलब क्या लग रहा है बच्चा, डार्क मतलब अंधेरा ना, कि अंधेरे में होगा, नहीं बच्चा ध्यान सुनना, देखिएगा समझिए। ये बच्चा लाइट इंडिपेंडेंट होता है। बोले मतलब सर समझा दीजिए, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब यानी लाइट है तब भी होगा, लाइट नहीं है तब भी होगा। तो ये बच्चा हो गया लाइट इंडिपेंडेंट। और लाइट में केवल होगा लाइट डिपेंडेंट, लाइट रिएक्शन। देखिए समझिएगा, सुबह 6 बजे आपने लाइट डाला, 6 AM सनलाइट आया, लाइट रिएक्शन चला। और लाइट रिएक्शन से क्या बनता है बच्चा बताइए, लाइट रिएक्शन चला तो लाइट रिएक्शन से क्या बनेगा, ATP NADPH। चलिए ATP NADPH, ध्यान सुनिएगा। 7 बजे बच्चा मैंने लाइट बंद कर दी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए 7 बजे बंद कर दिया, तो जब लाइट दिया तो लाइट रिएक्शन हुआ। मैंने 7 बजे 7 AM को बच्चा लाइट देना बंद कर दिया तो लाइट रिएक्शन भी बंद हो गया। यानी जब मैं लाइट देता हूं तो चलता है, लाइट हटाता हूं तो बंद हो जाता है। फिर से 8 बजे लाइट दिया, चला। शाम में 7 बजे से ऐसे ही लाइट खत्म, बंद। यानी लाइट देता हूं तो चलता है, लाइट हटाता हूं तो बंद हो जाता है। यानी हो गया बच्चा लाइट डिपेंडेंट। तो लाइट रिएक्शन कैसे बच्चा, लाइट डिपेंडेंट। चलिए अब आई डार्क रिएक्शन, बोलता है कि मुझे भाई, मुझे कोई मतलब नहीं लाइट है या नहीं, मुझे बच्चा ATP और NADPH चाहिए, मुझे ग्लूकोज बनाना है, ATP और NADPH चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हुआ क्या, सुबह 6 बजे बच्चा जैसे ही आपने लाइट डाला, लाइट रिएक्शन हुआ, ATP NADPH बने। और जैसे ही बच्चा ATP NADPH बने तो 6:01, 2 सेकेंड, मैक्सिमम बच्चा 3 सेकेंड, कुछ सेकंड के बाद में डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि डार्क रिएक्शन को चाहिए था ATP NADPH, लाइट ने लिया, ATP NADPH बनाए, थोड़ी देर में डार्क रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया। तो क्या ये बच्चा लाइट में नहीं चल रहा है डार्क रिएक्शन, चल। अब हमने बच्चा 7 बजे लाइट बंद कर दिया, 7 बजे शाम में लाइट बंद। जैसे ही लाइट बंद होगा तो लाइट रिएक्शन भी बंद, लेकिन थोड़े से ATP NADPH बच्चा एक्स्ट्रा अमाउंट में बचे हुए होंगे, थोड़ा ATP NADPH बचा हुआ होगा, इसलिए 7:01, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ना लाइट खत्म हो गया, फिर भी बच्चा 1 2 3 मान लो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड ना ATP बना हुआ है, ATP NADPH बचा हुआ है, तो बच्चा तब तक डार्क रिएक्शन चलते रहेगा। इसका मतलब है कि जब आप लाइट दिया था तब भी डार्क रिएक्शन चल रहे थे, और लाइट हटाया तब भी तो चल रही है ना। इसका मतलब ये लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए डार्क रिएक्शन को कहते हैं बच्चा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि डार्क रिएक्शन का मतलब सर डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरे वाला रिएक्शन, नहीं बच्चा, ये तो लाइट में ही हो रहा है। सुबह 6 बजे लाइट आई, ATP NADPH बना, तो बच्चा डार्क रिएक्शन भी चल रहा है, क्योंकि डार्क रिएक्शन को ATP NADPH चाहिए। शाम में लाइट खत्म, फिर भी 1 2 सेकंड के लिए चल रहा है। अब पूरे रात तक ना लाइट रिएक्शन ना डार्क रिएक्शन, फिर से सुबह में लाइट आएगा, लाइट रिएक्शन चला, उसके प्रोडक्ट बने, डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो गया। मैंने दिन में ही बच्चा 8 बजे लाइट देना बंद कर दिया, फिर भी थोड़े ATP NADPH बने होते, डार्क रिएक्शन तब भी चल रहा है। यानी लाइट दो या लाइट हटाओ, डार्क रिएक्शन को कोई मतलब नहीं है। तो डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई एनसीईआरटी की? इसको बच्चा लाइट से कोई मतलब नहीं, मुझे ATP NADPH दो, यानी मुझे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट दो,
मुझे लाइट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लाइट रिएक्शन लाइट मत दो, लेकिन एटीपी एनएडीपी देते रहो, मैं काम करते रहूंगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं एक एग्जांपल से समझा। एक बच्चा है ए नाम का, इसे बच्चा 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करनी है, लेकिन इसने बोला मैं तभी पढ़ाई करूंगा जब घर पे पापा होंगे। घर पे पापा है, डर से मैं पढ़ाई करूंगा। अगर पापा चले गए बीच में ही तो मैं पढ़ाई बंद कर दूं। तो मुझे किस पे मैं डिपेंड करूं? पापा पे। पापा है पढ़ाई करेंगे, पापा नहीं है पढ़ाई नहीं करेंगे। क्या ये बच्चा पापा डिपेंडेंट हो गया? अब देखिए बी नाम, ये बोलता है कि मुझे पापा से कोई मतलब नहीं, मैं 6 से 8 बजे पढ़ाई करूंगा, पापा घर पे हो तब भी मैं पढ़ाई करूंगा, पापा घर पे नहीं हो तब भी मैं पढ़ाई करूंगा। बस मेरी शर्त है बच्चा कि पापा से वो गिफ्ट मिलना चाहिए। पापा घर पे हैं या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, गिफ्ट लाके रख दीजिए, मैं अपना पढ़ाई करते रहूंगा। तो मैं पापा डिपेंडेंट नहीं हूं, पापा के प्रोडक्ट पे मैं डिपेंडेंट हूं। और पहला क्या बोलेगा? पापा हैं पढ़ाई करेंगे, नहीं है नहीं पढ़ाई करेंगे। ऐसे ही तो आप भी करते हो। तो आप हो गए बच्चा पापा डिपेंडेंट। और दूसरा बच्चा क्या है? पापा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो नहीं बच्चा दूसरे शहर में, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट भेज दिया, काम तो हो गया। तो क्या आपको लाइट और डार्क रिएक्शन में सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए? फटाफट बोलो यस नो। Yes, sir. अब कोई सर गड़बड़ तो तो फिर नहीं करोगे रात में कोई होगी बच्चा? डार्क रिएक्शन। हाँ बोलो। सर तो फिर रात में कोई रिएक्शन नहीं होगी? कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए आपके एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा डार्क रिएक्शन को हमने अंधेरे वाला रिएक्शन समझना गलत है, इसका नामांकन गलत हो गया बच्चा, मिसनोमर। एनसीईआरटी ने बोला डार्क रिएक्शन को साइंटिस्ट ने गलत नाम दे दिया, मिसनोमर। मतलब नाम है कोमल, जैसे तुम्हारे कोई दोस्त होगी कोमल, तो नाम क्या लगा? कोमल, बहुत सॉफ्ट होगी। और भाई जो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो काम के अकॉर्डिंग उसका नाम नाम के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, नाम के अकॉर्डिंग उसका काम मैच नहीं कर रहा है। हाँ, जैसे कि बोलते हैं भाई ये पहलवान सिंह, किसी का नाम होता है ना, अब मालूम पड़े बहुत डरपोक है, पहलवानी तो दूर की बात, बहुत डरपोक है। तो यानी कि जो नाम रखा है उससे काम का मैच ना होना, तो डार्क रिएक्शन वही है। मतलब हमने नाम तो रख दिया डार्क रिएक्शन अंधेरे वाला, और अंधेरे में नहीं हो रहा, ये तो दिन में ही हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन मेनली कब होता है? जब लाइट रिएक्शन चलेगा, प्रोडक्ट बनेंगे, यानी 99.999% डार्क रिएक्शन कब हो रहा है? दिन में ही तो हो रहा है। इसलिए इसे बच्चा मिसनोमर आपके एनसीईआरटी ने कहा है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? फटाफट बोलिए। यस सर। आप कोई गड़बड़ नहीं करोगे? अच्छा, अब आगे चलिए। अब हमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है फटाफट बताइए। तो सबसे अच्छा है बच्चा कि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए एक प्लांट ले ले, प्लांट से पूछे भाई फोटोसिंथेसिस बता दीजिए। तो हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल से स्टडी करना है, तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिटेल से स्टडी करने के लिए कहाँ स्टडी करेंगे? फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ना है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए बच्चा हमने एक प्लांट लिया, ये देखिए प्लांट का रूट, स्टेम और ये बच्चा लीफ। अब बताओ प्लांट में कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा? फटाफट बताइए। सर जो ग्रीन होगा। हाँ, तो आंसर है द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। हाँ, उसमें लीफ भी आ जाएंगे, फ्लावर वाले पार्ट भी आ जाएंगे, अनराइपेंड फ्रूट भी आ जाएगा, यंग स्टेम भी आ जाएगा, लेकिन हमें मालूम है अच्छा मेनली तो लीफ ही करते हैं। मेनली कौन करता है? हमने बचपन में क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ पे। मेनली लीफ में, ठीक है। लीफ सर, लीफ में कहा? लीफ में कहा? तो हम लीफ को कट करके देख ले बच्चा, एनाटॉमी तो हमने पढ़ा भी है, चैप्टर भी हमारा रहा है, इसलिए अब 10th में भी बच्चा लीफ का एनाटॉमी का फिगर बनाएगा। तो लीफ में आप देखिएगा तो सबसे ऊपर में मिलेगा बच्चा अपर एपिडर्मिस, नीचे में मिलेगा लोअर एपिडर्मिस, और बीच में बच्चा ढेर सारे सेल होंगे, मिडिल में नाम बच्चा मीजोफिल, ऊपर में बड़े बड़े लंबे खंबे नुमा एक दूसरे के पैरेलली अरेंज, टाइटली अरेंज, याद करो पैलिसेड, मीजोफिल। और बच्चा यहाँ पर सर्कुलर वाले, राउंडेड वाले, लूजली अरेंज वाले, इसे क्या कहेंगे? स्पॉन्जी। तो बताइए कितने तरह के मीजोफिल? ऊपर में लंबे लंबे खंबे नुमा पैलिसेड ना, लंबे खंबे नुमा पैलिसेड, नीचे में राउंड और बीच में कैविटी खाली जगह स्पॉन्जी। याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। अब बीच में यहाँ पर बच्चा जाइलम, इधर बच्चा फ्लोएम, ठीक है। इन दोनों को कवर करने वाला बंडल सीट। याद आया आप लोगों को?
बंडल शीत। तो सर फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ? देखो मैं फिर से क्लियर कर दूं, पूरे लीफ में केवल और केवल ओनली एंड ओनली मीजोफिल सेल में ही फोटोसिंथेसिस होगा, और कहीं नहीं बच्चा। एपिडर्मिस नहीं है बच्चा, क्लोरोप्लास्ट, जाइलम फ्लोएम नहीं है बच्चा, बंडल शीथ नहीं है बच्चा, यहां तक स्टोमाटा में भी नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होते। फोटोसिंथेसिस केवल और केवल कहां होगा, याद रखिएगा, ओनली, ये लिख लीजिएगा बच्चा। अगर तुमसे कंफ्यूज कराने के लिए बोलेगा कि लीफ में कौन से पार्ट में होगा, क्या एपिडर्मिस में होगा, क्या बंडल शीथ में होगा, क्या जाइलम में होगा, क्या फ्लोएम में होगा, बोले नहीं, ओनली एमएससी यानी मीजोफिल सेल। सर क्यों? तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर क्यों मीजोफिल सेल में क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल हम जब निकाल करके देखते हैं, ये देखिए मैंने एक मीजोफिल सेल निकाल करके देखा, जब मीजोफिल सेल को निकाल के देखा तो बीच में बच्चा है वैक्यूल, बीच में क्या है, वैक्यूल है, और ढेर सारे बच्चा उसके अंदर में है क्लोरोप्लास्ट, ढेर सारे क्या है बच्चा लोग, क्लोरोप्लास्ट, ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट। हाँ, तो मीजोफिल के अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट है। सर क्लोरोप्लास्ट इसलिए फोटोसिंथेसिस करता है? हाँ, लॉजिक तो यही है। तो मीजोफिल सेल में 20 to 40 क्या मिलने वाले, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट होगा तो इसी से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। चलिए, अब आपके एनसीईआरटी ने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है ना, वो पूछा है बच्चा, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं फिर आगे चलता हूं। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है बच्चा कि मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का पोजीशन कहां हो। जैसे ये मीजोफिल सेल है तो इनमें क्लोरोप्लास्ट का पोजीशन बताइए ना, 3 एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। क्लोरोप्लास्ट कहां पास हो, अगर बच्चा लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है यानी तेज गर्मी पड़ रही है, इंटेंसिटी ज्यादा है यानी नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिर रहे हैं बच्चा, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिर रहे हैं, तब कहां होगा। अगर नंबर ऑफ फोटोन बच्चा कम गिर रहे हैं तब कहां होगा। और अगर बच्चा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है तो कहां होंगे, देख लीजिए। पहले वाले में ध्यान से देखिए कितने लाइट ज्यादा आ रही है, इंटेंसिटी ज्यादा है, पहला वाला इंटेंसिटी ज्यादा है, दूसरे वाले में इंटेंसिटी कम है, तीसरे में बच्चा इंटरमीडिएट। तो बोला कि बच्चे कहां होंगे क्लोरोप्लास्ट, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हाँ, ध्यान सुनिए, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो सारे क्लोरोप्लास्ट बच्चा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे अरेंज हो जाएंगे। हाँ, वो सारी एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है, बहुत तेज लाइट आ रही है, तो बहुत तेज लाइट आ रही है तो सबको अपने आप को बचाना है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो अपने आप को बचाने के लिए एक के ऊपर एक अरेंज हो गए। तो जिधर से लाइट आ रही है तो इन्होंने बच्चा क्या किया, उसी के पैरेलल, जिधर से लाइट आ रहा है, लाइट जिधर से आ रहा है उसी के, देखिए लाइट इधर से ऐसे आ रही है तो लाइट के पैरेलल में ही क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो गए। तो पहला केस में कहां अरेंज हो गए, पैरेलल, लाइट के पैरेलल ही अरेंज हो गए। आगे पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, सर अगर लाइट कम इंटेंसिटी का आ रहा है तो इंटेंसिटी कम है बच्चे, जैसे ठंड का टाइम है तो सारे के सारे जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस तरह से अरेंज हो जाए ना, जैसे ठंड का टाइम सबको चाहिए इंटेंसिटी, सबको चाहिए धूप, सबको चाहिए। ठंड में जाते हो ना तो सभी बच्चे अलग अलग रहते हैं, मुझे धूप चाहिए, मुझे धूप चाहिए, धूप बहुत कम आ रहा है, सबको चाहिए। चलिए, तो सर कहाँ है, तो ये देखिए लाइट बच्चा इधर आ रहा है और सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट बच्चा इधर ऐसे अरेंज हो गए। तो लाइट की क्या हो गया बच्चा, परपेंडिकुलर, समझ में आया। पहले में जिधर लाइट उधर ही क्लोरोप्लास्ट, इधर लाइट आया अब उसके परपेंडिकुलर। तो आंसर हमने सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी का। आंसर यहाँ क्या होगा बोलो, जिधर से लाइट आया उसके परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। चलिए ये कर लो। तीसरा, सर इंटरमीडिएट आया तो, हाँ तो स्कैटर्ड बना दीजिए, आपकी मर्जी, स्कैटर्ड बना दो, फिर तो वो कहीं भी बिखरे हुए रहेंगे, कहीं भी बच्चा बिखरे हुए रहेंगे। ये हमने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि एनसीईआरटी में ये बच्चा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। चलिए आपको एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या, एनसीईआरटी खुला हुआ है, देखिए। मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर उसके बारे में बात करते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। पहला उसमें देखिए, कैन यू नेम सम अदर पार्ट वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस मे अकर। सबको मालूम है लीफ में तो होता है, लेकिन इसके अलावा कोई पार्ट है, पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा,
नीचे सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ते हैं, when do you think the chloroplast will align with their flat surface parallel to the wall? wall के पैरेलल कब हो जाएंगे? सेकेंड, when would they be perpendicular to the incident line? वो परपेंडिकुलर कब हो जाएंगे? क्या आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है? फटाफट बोलिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप देखिए पूरा बच्चा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, पूरा मैंने ये पेज कवर किया। एनसीईआरटी का 209 बच्चा पूरा पेज मैंने कवर कर रखा है। चलिए अब वापस से लौट दे। ठीक, यानी सर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है? हाँ, नो डाउट क्लोरोप्लास्ट में होता है। सर क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है कि फोटोसिंथेसिस होता है? सर क्लोरोप्लास्ट में ऐसा है क्या? तो हमने क्लोरोप्लास्ट का एक फिगर बना लिया। सबको मालूम है बच्चा, सबको आता है क्लोरोप्लास्ट का फिगर। तो क्लोरोप्लास्ट के फिगर में देखिएगा तो सबसे पहले बच्चा आपको दो मेम्ब्रेन मिलेंगे, ये बच्चा आउटर और ये बच्चा इनर। तो बताइए कितने मेम्ब्रेन है? सर सभी को मालूम है कितने मेम्ब्रेन? दो मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चा, दो मेम्ब्रेन। ठीक है, लिख देता हूं, गड़बड़ नहीं कीजिएगा बाद में। ओएम यानी आउटर मेम्ब्रेन, आईएम बच्चा इनर। अंदर में बच्चा लिक्विड फ्लूइड पार्ट होते हैं। आपके एनसीईआरटी ने फ्लूइड मैट्रिक्स बोला है, यानी लिक्विड पार्ट वाले, लिक्विड पार्ट वाले, इसे कहते हैं बच्चा स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? बोलिए, स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में होगा बच्चा डार्क रिएक्शन। तो पूछा जाएगा व्हाट डार्क रिएक्शन कहां होगा? आपके एनसीईआरटी ने बोला है बेटा बहुत क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बहुत अच्छे से बंटवारा किया है कि लाइट रिएक्शन अब ग्राना वाला पार्ट करेगा और डार्क रिएक्शन लिक्विड स्टोमा वाला पार्ट करेगा। तो स्टोमा को दिया गया है, आप संभालिए डार्क रिएक्शन वाला पार्ट। और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज जो बनेगा उसे स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। चलिए भाई, यानी यहां पास डार्क रिएक्शन चलेगा कहां? स्टोमा। तो सर लाइट रिएक्शन कहां चलेगा? लाइट रिएक्शन चलेगा बच्चा मेम्ब्रेन वाले पार्ट। ये देखिए मेम्ब्रेन वाला पार्ट, ये रेड वाला एक मेम्ब्रेन वाला, इसे कहेंगे बच्चा थैलेक्वाइड। सबको याद होगा ना थैलेक्वाइड। अब ये थैलेक्वाइड बच्चा कॉइन की तरह, सिक्के के नुमा है। एक थैलेक्वाइड, दूसरा थैलेक्वाइड, तीसरा थैलेक्वाइड, ये ढेर सारे थैलेक्वाइड बच्चा गुच्छे में आ गया, बंच में आ गया, तो नाम बच्चा ग्रेनम। क्या नाम? ग्रेनम। ठीक है, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को ग्रेनम कहेंगे। जैसे फाइल्स ऑफ कॉइन, कई सिक्के एक साथ पाइल अप कर दो, गुच्छे में लेते हो तो ग्रेनम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर बच्चा थैलेक्वाइड के गुच्छे ग्रेनम कहलाएंगे। थैलेक्वाइड के गुच्छे बच्चा ग्रेनम कहलाएंगे, थैलेक्वाइड के गुच्छे ग्रेनम कहलाएंगे। तो ढेर सारे ग्रेनम है सर, तो ग्रेना कह दो ना प्लूरल वर्ड। हाँ कह देते, प्लूरल वर्ड ग्रेना और सिंगुलर वर्ड ग्रेनम। चलिए अब दो ग्रेनम को जोड़ने के लिए भी थैलेक्वाइड, ये देखिए ये व्हाइट वाला, ये दो ग्रेनम को बच्चा जोड़ेगा, इसे कहेंगे बच्चा, ये भी थैलेक्वाइड, इसे कहेंगे बच्चा स्ट्रोमल थैलेक्वाइड। वो थैलेक्वाइड ग्रेनल थैलेक्वाइड था क्योंकि ग्रेनम बनाया, और ये स्ट्रोमा में डायरेक्टली बच्चा, ये गुच्छे में नहीं है, तो नाम स्ट्रोमल थैलेक्वाइड या स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमल थैलेक्वाइड या स्ट्रोमा लैमेली। तो थैलेक्वाइड कितने तरह के? अब बताओ सर। दो तरह के, जो रेड वाले में होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे ग्रेनल थैलेक्वाइड, क्योंकि ये थैलेक्वाइड मिलकर के ग्रेना बनाए। और ये व्हाइट वाले सर, ये तो अकेले अकेले हैं, तो इसे हम लोग स्ट्रोमल थैलेक्वाइड, या आपकी एनसीईआरटी एक और नाम क्या देगी? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। तो कोई भी थैलेक्वाइड वाला पार्ट, कोई भी थैलेक्वाइड वाला पार्ट हो, उनके ऊपर होंगे पिगमेंट, और पिगमेंट होगा तो करेंगे लाइट रिएक्शन। यानी कोई भी यहाँ पास मेम्ब्रेन वाला पार्ट उठा लो, ग्रेनम को उठा लो, स्ट्रोमा लैमेली को उठा लो, कोई भी मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, तो इनको क्या काम दिया गया है? इनको दिया गया बच्चा लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना यानी मेम्ब्रेन वाला पार्ट संभालेगा, और जो डार्क रिएक्शन है स्ट्रोमा वाला संभालेगा। इसलिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया डिवीजन ऑफ लेबर। क्या आपको किसी को मिला था? बताइए, यहाँ पर ध्यान से ढूंढ करके बताओ, क्या बच्चा यहाँ पर आपको कहीं पर डिवीजन ऑफ लेबर दिखा है? ठीक है, आपको एकदम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से देखिएगा, देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए एनसीईआरटी में जहां लिखा है फिगर 13.2,
उसके बगल में देखिए, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, क्योंकि इसमें पिगमेंट है, एंड ऑल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, लाइट को पकड़ेगा तो एटीपी बनाएंगे, एंड एनएडीपीएच, पूरा लाइट रिएक्शन, वाटर तोड़ना, एनएडीपीएच बनाना, ऑक्सीजन रिलीज करना, ये सारे लाइट रिएक्शन कहाँ होंगे, ये होंगे मेम्ब्रेन वाले पार्ट। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन, यही रुबिस्को वाली बात है, रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, जो ग्लूकोज बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन, जो पहले वाला रिएक्शन है, सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवेन और कॉल्ड लाइट रिएक्शन, यानी जो पहला वाला पार्ट है वो लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, इसलिए लाइट रिएक्शन कहलाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, फोटो, फोटो मतलब लाइट आया और उसके हेल्प से एटीपी नाम का केमिकल बना, एनएडीपीएच नाम का केमिकल बना, तो लाइट रिएक्शन का एक और नाम फोटो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि लाइट के हेल्प से कुछ केमिकल का फॉर्मेशन कर रहा था। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, लेटर मतलब बाद वाला, यानी डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है, नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, बताया था ना, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जरूरी है, बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपी। हिंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर, इसलिए बाद वाले को अलग करने के लिए, दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन, हम साइंटिस्ट ने गलती से नाम मानकर गलत नेमिंग कर दिया, क्या, डार्क रिएक्शन, जिसमें CO2 ग्लूकोज बनते हैं, कार्बन रिएक्शन कह दिया। हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट टू मीन, इसका मतलब ये गलत मीनिंग मत निकालिएगा, दैट दे आर अकर इन डार्कनेस, इसका मतलब ये मत लगेगा डार्क रिएक्शन अंधेरे में होता है, और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। हाँ, इसका मीनिंग क्या निकालना है, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। क्या एनसीईआरटी का ये सारा वर्ड क्लियर हो गया, अब बताओ, बोलो। यस मतलब सर। देखिए मैंने फिगर विगर एकदम पूरा बना दिया है एकदम एनसीईआरटी, लेकिन चैप्टर बच्चा बड़ा है और टाइम कम होते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चले थोड़ा सा। चलिए, अब हमने क्या किया, लाइट रिएक्शन पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है बच्चा, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन पढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, मेम्ब्रेन निकालनी पड़ेगी, यानी थाइलेक्वाइड निकालना पड़ेगा। तो मुझे लाइट रिएक्शन पढ़ना है तो मैंने बच्चा क्या निकाल लिया, थाइलेक्वाइड, कोई भी थाइलेक्वाइड, स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड, ग्रैनल थाइलेक्वाइड, कोई भी थाइलेक्वाइड निकाल लो, और मुझे बताओ कि भाई लाइट रिएक्शन कैसे करते हो, बता दीजिए, थाइलेक्वाइड। ठीक है, तो देखिए हमने थाइलेक्वाइड का बच्चा थोड़ा जूम किया, यानी बड़ा फिगर बनाया, थोड़ा बड़ा बना दिया, आपके एनसीईआरटी ने भी बनाया बच्चा, तो ये मैंने बड़ा सा बना दिया, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका मीनिंग ये मत नहीं करना है बच्चा थाइलेक्वाइड में दो मेम्ब्रेन, नहीं, एक ही मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड का बना है, मेम्ब्रेन तो एक ही है बच्चा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के, इसलिए ऐसे बनाना पड़ा, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया। क्या है बच्चा, थाइलेक्वाइड का ये पार्ट है, थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन, और अंदर का खाली जगह है बच्चा ल्यूमेन, LUMEN, जो खाली जगह है ल्यूमेन, और ये थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। अब इस थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे बच्चा ग्रुप में पिगमेंट पाए जाएंगे, किसमें बच्चा, ग्रुप में। इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा फोटो सिस्टम, क्या कहेगा बोलो, फोटो सिस्टम। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट को क्या कहा, फोटो सिस्टम। सर कितने हैं, ढेर सारे बच्चा, पूरे पूरे मेम्ब्रेन पे ग्रुप ऑफ पिगमेंट पाए गए, जिसका नाम क्या बच्चा, फोटो सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में बच्चा PS लिख सकते हैं, PS मतलब फोटो सिस्टम। तो सर ग्रुप ऑफ पिगमेंट में कितने पिगमेंट, तो मैं एक फोटो सिस्टम को काट करके बच्चा जूम करके दिखा रहा हूं, ये हम फोटो सिस्टम को देखते हैं तो कुछ क्लैरिटी आएगी। तो हमने जब फोटो सिस्टम को कट किया तो यहां पर बच्चा मुझे मिला 100 ऑफ पिगमेंट, एनसीईआरटी में बच्चा 100 ऑफ पिगमेंट, तो मैं यहाँ पर एकदम क्लैरिटी के साथ बना रहा हूं, ये फोटो सिस्टम है, और लगभग बच्चा 250 से 400 पिगमेंट होते हैं, एग्जैक्ट डाटा बच्चा 250 से 400 पिगमेंट होते हैं। तो मान लेते हैं बच्चे कि यहाँ पर 400 पिगमेंट है, वेरी करते हैं अलग अलग में, तो मान ले बच्चे यहाँ पर 400 पिगमेंट है। सर 400 में कौन कौन से, ये बता दो, 400 पिगमेंट है कौन कौन से, चलिए बताता हूं। 400 में बच्चा क्लोरोफिल ए का, मान लीजिए क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए बच्चा 200 है,
क्लोरोफिल ए, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है, 200 है। क्लोरोफिल ए बच्चा 200 है। चलिए इसी तरह से क्लोरोफिल बी होंगे, क्लोरोफिल बी होंगे बच्चा, वो होंगे 100। कितने हो गए? 300। अब होगा कैरोटीन, जिसे मैंने कैरोटीनॉइड्स भी कहा था, कैरोटीन वो है बच्चा 50। कितने हो गए? 350। और हो गया बच्चा ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ठीक है, ये कितने? 50। टोटल कितने? 400 हो गए। ये 400 जो पिगमेंट है प्रोटीन के हेल्प से बच्चा वेल अरेंज्ड, यानी कि फोटो सिस्टम में क्या है? 400 पिगमेंट एंड दे आर वेल अरेंज विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन प्लस सारे पिगमेंट, दे आर द वेल अरेंज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोटीन और 400 पिगमेंट मिलकर के जो गुच्छे बने इसे कहेंगे बच्चों फोटो सिस्टम। डन। कौन कौन है भाई? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल है। क्लियर है? मैं बना के दिखा देता हूं, मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा देता हूं कि अब क्लैरिटी बने। देखिए जैसे बच्चा यहाँ पास आपके क्लोरोफिल ए के कितने मॉलिक्यूल है? 200 मान लो बच्चा, यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए में। 100 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी के हैं, 100 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी के हैं। ठीक है, 50 मॉलिक्यूल कैरोटीन के हैं, 50 मॉलिक्यूल कैरोटीन के हैं और 50 मॉलिक्यूल बच्चा ज़ैंथोफिल के। एंड दे आर वेल अरेंज विद द हेल्प ऑफ, दे आर वेल अरेंज विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। देखिए ये रस्सी से बांध दिया, ये बच्चा रस्सी से बांध दिया। ठीक है बच्चे, कभी शादी वादी में गए हो तो ये बच्चा पूरा बाराती, यानी 400 लोग रस्सी से पूरे वेल अरेंज बने हुए, ये बच्चा फोटो सिस्टम हो गया। फोटो सिस्टम 400 पिगमेंट प्लस प्रोटीन। इनमें से एक बच्चा क्लोरोफिल ए का एक स्पेशल मॉलिक्यूल हो, इनमें से क्लोरोफिल ए का एक स्पेशल मॉलिक्यूल होगा जिसे कहेंगे बच्चा रिएक्शन सेंटर। क्या ये बात याद रहेगी? इसे क्या कहेंगे हम लोग? रिएक्शन सेंटर, जो रियल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और एटीपी रिलीज करेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? रिएक्शन सेंटर। तो अब बताइए, यानी कि फोटो सिस्टम के अंदर में मैंने क्या बना दिया है, यानी 400 पिगमेंट वाले एक क्लोरोफिल ए का स्पेशल पिगमेंट है जिसे मैंने कह दिया रिएक्शन सेंटर। बस ये एक स्पेशल एक पिगमेंट क्लोरोफिल ए का है, बस अकेला सिंगल एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बन गया। बाकी जो बच गए बच्चा 399 पिगमेंट प्लस प्रोटीन, ये सारे मिल करके बच्चा बनाएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये एनसीईआरटी में लिखा है। बाकी जो बचे रिएक्शन सेंटर को छोड़ दो, ये देखिए जो मैंने डार्क किया है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने बच गए उसे आपके एनसीईआरटी कहेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, या आपके एनसीईआरटी से कहेगी बच्चा एंटीना मॉलिक्यूल। आपके एनसीईआरटी क्या कहेगी बच्चा? एंटीना मॉलिक्यूल। क्या यहां तक आपको समझ में आई बात? यानी बच्चा बाराती में जो दूल्हा है, दूल्हा अकेला है, वो बच्चा हो गया रिएक्शन सेंटर, क्योंकि वरमाला वही डालेगा। बाकी सारे बाराती जो है बच्चा वो हो गए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। डन, सभी को समझ में आ गया? चलिए अब एनसीईआरटी यहां तक मेरे में से समझ में आना चाहिए, बहुत आसान। जब हमने बच्चा यहां पास थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे देखा तो मुझे मिले थे फोटो सिस्टम। एनसीईआरटी बोलता है बच्चा फोटो सिस्टम दो तरह के। सर क्या है मतलब दो तरह के? मतलब बोलेंगे फोटो सिस्टम बच्चा रिएक्शन सेंटर और एलएचसी से बना है, लेकिन वो बच्चा दो तरह के फोटो सिस्टम। जो पहले डिस्कवर्ड हुआ उसे कहेंगे PS1 और जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ उसे कहेंगे बच्चा PS2। क्या याद रहेगी आपको? जो पहले डिस्कवर्ड हुआ PS1 फोटो सिस्टम 1 और जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ बच्चा PS2। लेकिन सर डिफरेंस क्या है इसमें? दोनों में तो आरसी है ना? हाँ है। दोनों में सर रिएक्शन सेंटर है, सब कुछ तो है सर, एलएचसी सब कुछ है बच्चा, तो सर डिफरेंस किस चीज का है? हाँ बस यहां तक ही छोड़ रहा हूं। जो फोटो सिस्टम 1 है इनके अंदर बच्चा जो रिएक्शन सेंटर है, इनके अंदर जो रिएक्शन सेंटर है वही जो स्पेशल क्लोरोफिल ए यानी दूल्हा जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए वाला, वो तभी एक्साइट होगा
तभी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जब लाइट बच्चा गिरेगा 700 नैनोमीटर का। तो मुझे बताइए फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर है कब एक्टिवेट होगा? सर जब लाइट डालोगे 700 का ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वही ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा। इसलिए आपके एनसीईआरटी फोटो सिस्टम 1 में बच्चा जो रिएक्शन सेंटर है उसका नाम दिया है P700, ब्लैक पॉइंट में P700, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए दूसरा, और जो फोटो सिस्टम 2 है वो भी बच्चा सेम बनावट है, बस डिफरेंस क्या है, यहां जो रिएक्शन सेंटर है उसमें इलेक्ट्रॉन तभी एक्साइट होगा जब वो 680 नैनोमीटर का लाइट एक्सेप्ट करेगा। इसलिए फोटो सिस्टम 2 को है जो रिएक्शन सेंटर है आपके एनसीईआरटी ने P680 कह दिया, वो तभी लाइट इमिट करेगा जब 680 का लाइट गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इसलिए P680 कहेंगे। और फोटो सिस्टम 1 में बच्चा P700 कहेंगे। यही तक आज छोड़ते हैं। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? फटाफट बोलिए। यस सर। यस सर। चलो डन, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं करोगे? क्या यस। मतलब आप सिलेबस भी तो निकालना है ना। अभी देखो ये मैंने ये चैप्टर ये पेज भी पढ़ लीजिएगा, ये पेज पूरा पढ़िएगा, ये वाला नहीं बच्चा, ये अलग से बताऊंगा जब पूरा। हाँ, ये पेज मैंने पूरा कवर किया। ये देखिए व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ये पूरा मैंने बच्चा आपको पूरा का पूरा कवर कर दिया। LHC याद करो, मैंने बताया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला अभी। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ब्लैक पॉइंट पढ़ो, एंटीना मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर, P700, P680, जो बच्चा सारे एनसीईआरटी की चीजें मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ रखते हैं। सर 209 से टाइम ही पढ़ना नहीं है ना? मिला। ये 209 कौन सा है? 209 ये नहीं, आप 2 पेज पढ़ो ना, अभी ये पेज कंप्लीट करो। ठीक है, सेकंड पेज ये वाला भी छोड़ दो, थोड़ा सा ग्राफिकल है, अलग से पूरा क्लास लग सकता है इसमें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये पूरा पेज कवर किया, ये वाला कवर किया, ये पूरा पढ़ लोगे आ जाएगा। ठीक है, चलो वो रह गया था तुम्हारा फेट ऑफ अमोनिया वाला, तुम्हें बच्चा वो भेज Yes, sir. लेक्चर भेज दूंगा ना, कर लेना उसे। ठीक है, Okay, अभी sir. तुम लोग भी 2 घंटे लगातार क्लास करके ये हो गए, तो चलो मैं उसका लेक्चर जरूर भेज, फेट ऑफ। सर इसका दूसरा लेक्चर भी किसका बोलो? सर फोटोसिंथेसिस का। अच्छा मैं दे दूं, हाँ फोटोसिंथेसिस का पूरा मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जब भी आपको टाइम मिले देख लीजिए। और मैं होमवर्क दे देता हूँ कि आप इकोलॉजी का एक लेक्चर, बच्चा ऑडियो वाला तो आराम रहता है ना, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ऑडियो वाला बच्चा अच्छे से सुन लीजिएगा, एनसीईआरटी के ऊपर रीड कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो लेक्चर से कर लेना। डन, चलिए तो थोड़ा बच्चा पढ़ो ना, क्योंकि एग्जाम 20 दिन ही बचे हैं, 25 दिन में कम से कम कोशिश करेंगे बच्चा 10 से 15 चैप्टर तो रिवाइज कर ले। हाँ बोलो सर, आपके पास मॉलिक्यूलर उसका हाँ, है सर ऑडियो लेक्चर? एकदम पूरे बायोटेक का है, सर प्लीज मॉलिक्यूलर बेसिस का है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटिव वेरिएशन यानी जेनेटिक्स के हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के हैं। तो मैंने पिछले साल बनाए थे, बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ। इस बार तो मैंने बनाया भी नहीं था, इस बार अभी मैं बनाऊंगा कुछ लेक्चर्स, तो मैंने जो भी बनाया ना उसमें सभी काम किए। चलो ठीक है, मैं अभी सभी ऐड कर सभी ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।